देखिए दोस्तों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस शर्त क्या है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे यहाँ पर लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक हैपन्स व्हाट हैपन। यानी कि हमारी डेली लाइफ की कुछ यहाँ पर सिचुएशन दी गई हैं एंड थिंक व्हाट हैपन, और सोचिए क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कई बार क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में हम लोग दूध को ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जब आयरन या फिर तावा पैन नेल्स को हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तब क्या होता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा जो हमारे अंगूर हैं वो छोड़ दिए थे तो फर्मेंटेड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि फूड इज कुक, जब हम लोग भोजन बनाते हैं या फिर फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन कैसे पच जाता है और हम लोग सांस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उद्देश्य है, ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन को ही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अगर हमारे शरीर में डाइजेशन हो रहा है तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होती हैं। अगर हमारा आयरन तावा है तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जो छोड़ देते हैं, तो कोई भी हम जानते हैं कि आयरन वाली चीज़ है, अगर वो ह्यूमिड के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे वी रिस्पायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में भोजन टूटता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन होती रहती है। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इन ऑल द एबव सिचुएशन, यानी जितनी भी बातें ऊपर हुई हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिफाई इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंजेस। यानी कि शुरुआत में जो सब्सटेंस था उसमें कुछ क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं बस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम लोग पहले की क्लासेस में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के भी बारे में पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। वेन एवर केमिकल चेंजेस अकर्स, कभी भी जब केमिकल चेंज होता है तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो आपको यहाँ पर एक बात याद कर लेना है कि जहाँ पर केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगी। तो ये बात आपको याद कर लेना है। उसके बाद लिखा, यू मै परहैप्स वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाई केमिकल रिएक्शन। आप हो सकता है कि आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो बस आप पढ़ते रहिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो केमिकल रिएक्शन कहाँ पर कैसे हुई, कैसे जान जाएंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 दी गई है। एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए भैया कि अकेले कभी भी ना एक्टिविटी करने लग जाइए। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, यानी कि इसमें टीचर की ज़रूरत होती है ताकि आप ये नहीं कि रिएक्शन कुछ और ही करवा दें। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। इस रिएक्शन करने से पहले ये अच्छा होगा कि आप क्या पहन लें, आँखों में आई ग्लासेस पहन लें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या कर लें, साफ़ कर लीजिए। साफ़ इसलिए करते हैं ताकि जो डस्ट वगैरह हो, जो ताकि रिएक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। मैग्नीशियम रिबन की लेंथ भी दे दी गई है, 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है। होल्ड इट पेयर ऑफ टोंग्स, इसको क्या बोलते हैं, टोंग्स बोलते हैं। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, और ये हमारी स्पिरिट लैम्प है, इसकी सहायता से बर्न करना है, या फिर इसी को हम बर्नर भी बोलते हैं। एंड कलेक्ट द ऐश, ये हमारी जो क्या है, ये ऐश गिर रही है। एंड कलेक्ट द ऐश एंड फॉर्म टू वॉश ग्लासेस, और उसके बाद देखना है इसको एज सोन इन फिगर 1.1, जैसे कि आपको फिगर 1.1 में दिखाया गया है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग अवे फॉर एज पॉसिबल एज योर आइज, कोशिश करिए कि इसको जितना हो सके अपनी आँखों से दूर रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को अगर जलाते हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन क्या करा रहे हैं, कि जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्न करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी जला रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम को बर्न करा रहे हैं
और जलाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है, O2 के साथ रिएक्शन कराना होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो चीज़ इकट्ठा हो रही है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। आप जानते हैं कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कैसी वाइट फ्लेम की दिखाई देता है, जो कि वाइट पाउडर में चेंज होता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर बना था उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फुल फॉर्म क्या होता है, MgO होता है। क्या होता है, MgO होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ विथ बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होने से बना है। एक्टिविटी 1.2 भी दी गई है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। टेक लेड नाइट्रेट, यहाँ पे लिखा है लेड नाइट्रेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स कर देना है। ये क्या होता है, तो देखिए बस आपको अभी ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन होती हैं सब, कि आपस में कैसे रिएक्शन करवाया जाता है। बाकी जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे। बस ज़रूरी क्या है कि आप आखिर तक बने रहिए, वीडियो को देखिए तो तभी तो आपको समझ में आएगा। क्या करते हैं कि बच्चे पहले बोर हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक्टिविटी 1.3 में क्या लिखा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। कुछ आप जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लीजिए एक फ्लैस्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें क्या मिला दीजिए, HCl मिला दीजिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, यानी किसी भी एसिड को मिला देना है। प्रिकॉशन क्या रखना है कि हैंडल द एसिड विद एयर। भाई जो एसिड होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, थोड़ा इसका ध्यान रखिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग, कि आपने कुछ देखा हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, कि जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ कुछ होगा। टच द कोनिकल फ्लैक्स या टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें रिएक्शन करवाया था उसको देखिए। इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या कोई चेंज टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जो आपने ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि यहाँ पर जो बातें, ये 4 बातें जो लिखी हैं ये क्या दिखा रही हैं कि अगर आप इन चारों चीज़ों को देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई काम एक हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। हो सकता है कि कोई स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट का मतलब है कि आपने 3 तरह की स्टेट पढ़ी हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो पहला काम है कि उनकी स्टेट में कोई चेंज हो जाए, पहले सॉलिड में थी, हो सकता है लिक्विड में हो जाए, गैस में हो जाए। दूसरा है चेंज इन कलर, हो सकता है उनके कुछ कलर में चेंज आ जाए। तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि रिएक्शन होने के बाद कोई गैस निकले। चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि उनके टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कई सारे चेंज हो जाते हैं। वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह तरह की केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में। एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, और हम उनके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि जो एक्टिविटी 1.1 पढ़ा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने वाला, हम इसको नीचे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। ऐश जो बन रहा था, राख बन रही थी। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म क्विट लॉन्ग, यानी कि इसी रिएक्शन को अगर हम किसी सेंटेंस के द्वारा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म, इसी चीज़ को हम छोटे से लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन में भी दिखा सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, तो इसी बात को वर्ड इक्वेशन में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जितने भी लेफ्ट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं
रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जितने भी रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद लिखा है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जब पार्टिसिपेट किया तो उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो चीज़ नई बनी फॉर्मिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान जो चीज़ बनी उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन देम, इनके बीच में क्या लगा होता है? एरो लगा होता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ्ट साइड में लिखते हैं विद द प्लस साइन, उनके बीच में प्लस लगा होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं विद प्लस। देखिए यहाँ पर तो जैसे प्रोडक्ट एक ही बना, अगर दो बनते तो उनको भी हम प्लस के साइन के साथ लिखते। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो ये जो एरो है वो क्या दिखाता है? मतलब डायरेक्शन बताता है, एक रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भैया एरो काम क्या है? तो एरो काम है शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो उसकी डायरेक्शन को बताना। तो आपसे पूछ लिया जाए, कई बार एक एक नंबर का पूछा जाता है तो बता देना है। अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इज़ देयर एनी शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या और भी शॉर्ट तरीका हो सकता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का? तो हाँ बिल्कुल है, चलिए देखते हैं। लिखा है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज, यानी कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको हम और छोटा बना सकते हैं एंड यूज़फुल, और उपयोगी भी बना सकते हैं। इफ़ यू यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी कि इन शब्दों के बजाय क्या यूज़ करने लग जाएं? केमिकल फार्मूला यूज़ करने लग जाएं। क्या यूज़ करने लग जाए? केमिकल फार्मूले, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या दिखाती हैं? केमिकल रिएक्शन को दिखाती हैं। जैसे यहाँ पर इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर आप याद करें फार्मूला मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है। तो द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से लिख सकते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, तो इनके एटम को चेक करिए। जैसे कि हमारा जो मैग्नीशियम है एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर भी एक है, तो चेक कर लिया। इसी तरह एटम चेक किया जाता है। ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में और RHS में दोनों साइड में चेक करना है। इज़ देयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड, क्या यहाँ पर एटम उनके सेम हैं? अगर सेम होते तो उनको हम बोलते हैं बैलेंस है, अगर नहीं होते तो क्या बोलते हैं? अनबैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस बोलते हैं। अगर बैलेंस होते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर मतलब एटम सेम है दोनों तरफ तो बोलते हैं बैलेंस, अगर नहीं है तो बोलते हैं अनबैलेंस। यहाँ पर आपको याद कर लेना है बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो जहाँ पर अगर सेम नहीं हो तो उनको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस बोलते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? अनबैलेंस है। कैसी है? अनबैलेंस है। अनबैलेंस का एक नाम और होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? चलिए देखते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप याद करिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता था? दैट यू स्टडीड इन द क्लास 9, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो हमारा मास होता है वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा टोटल मास ऑफ एलिमेंट होगा प्रोडक्ट साइड में वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एलिमेंट के टोटल मास के बराबर। इन अदर वर्ड्स, इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे बताएंगे सर? तो देखिए सर, इन अदर वर्ड्स, दूसरी बातों में, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, यानी कि लेफ्ट साइड में LHS साइड में जितने भी एटम होंगे वो सेम होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट साइड में
और रिएक्टेंट साइड में दोनों तरफ एटम के नंबर अगर सेम है तो उसको भी बोलेंगे कि बैलेंस है। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अगर नहीं है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, अनबैलेंस बोलते हैं, और उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इज द केमिकल रिएक्शन 1.2 बैलेंस, लेट अस लर्न अबाउट अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम बैलेंस करना आगे सीखते हैं कैसे करते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड, जो आपने एक्टिविटी 1.3 पढ़ा था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जिंक को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। द एबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, और ये जो हमारी ये क्या है, शब्दों में बताई गई है ना, ये शब्दों में बात बताई गई तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिंक और हाइड्रो इसको करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं।